नमस्कार दोस्तों, प्रदेश यात्रा नाम की श्रृंखला में स्वागत है आप सभी का। आज बात करने जा रहे हैं ग्वालियर संभाग के अंदर विद्यमान अशोकनगर जिले की, जो चंदेरी दुर्ग और चंदेरी साड़ी दोनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शुरुआत करेंगे अशोकनगर की। साथियों, नक्शे की यदि बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि हम 4 बिंदुओं को देखने का प्रयास करते हैं किसी भी जिले के नक्शे के अंतर्गत, और वे 4 बिंदु विगत वर्षों में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। देखिएगा, अशोकनगर की यदि हम बात करें तो अशोकनगर यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये अशोकनगर नंबर पहला बिंदु पड़ोस के किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो यहां से आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा शिवपुरी, गुना, विदिशा और सागर। जी हां, 4 जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है शिवपुरी, गुना, विदिशा और सागर। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु हम क्या देखते हैं कि जो जिला है वो क्या पड़ोस के किसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, और यदि हां तो किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। यहां से स्पष्ट नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, यहां उत्तर प्रदेश लग रहा है। तो अशोकनगर जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है। बाकी मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा मतलब 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, तो चलिए दूसरा बिंदु हमने क्या देखा कि पड़ोस के किस राज्य की सीमा को छू रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को छू रहा है। और तीसरा बिंदु कि किस संभाग का पार्ट है, तो साथियों मैंने अपने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि भाई ग्वालियर संभाग का जिला, ग्वालियर संभाग का जिला। और चौथा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु कि किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों, अशोकनगर 2 पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। एक तो बुंदेलखंड, यहां से स्पष्ट नजर आ रहा है ये पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का है, और दूसरा मालवा। अशोकनगर बुंदेलखंड और मालवा दोनों पठारों के अंतर्गत माना जाता है। यहां से प्रश्न सीधे बनते हैं दोस्तों, और इस तरह के जिलों पे प्रश्न जरूर बनते हैं जो जिले एक से ज्यादा पठार के अंतर्गत हैं, कंफ्यूज करने के लिए। तो जो अशोकनगर है वो ये आपके मालवा क्षेत्र का भी हिस्सा है, और एट द सेम टाइम ये बुंदेलखंड का भी हिस्सा है। 2 पठारों को ये स्पर्श कर रहा है, या 2 पठारों के अंतर्गत ये आ रहा है। ठीक, तो 4 बिंदु हमने क्या क्या देखे, पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, संभाग मतलब ग्वालियर, और चौथा किस पठार के अंतर्गत है, तो मालवा और बुंदेलखंड। ठीक, और इन चारों पे प्रश्न बने हैं, आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र यदि उठा के देखें तो। और ये चारों में बार बार आपसे स्पष्ट कहता हूं कि नक्शे का अध्ययन जब आप करेंगे तभी आपको स्पष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप सीमाओं को, बाउंड्रीज को नहीं रट सकते कि ये जिला इस जिले की सीमा को स्पर्श कर रहा है। अनुमान भी सही आपका तभी बैठेगा जब आपने ज्यादा से ज्यादा नक्शे का अध्ययन किया होगा। प्लीज, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि अपने स्टडी रूम में नक्शों को लगाइए, ज्यादा से ज्यादा नक्शों को देखिए, क्योंकि नक्शे के अध्ययन से ही चीजें स्पष्ट होंगी आपको। और नक्शे का अध्ययन कोई ऐसा अध्ययन नहीं है कि एक बार आप बैठे और हो गया। आपको निरंतर देखते रहना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते, घूमते फिरते, बातचीत करते हुए निरंतर उस पर नजर डालते रहनी पड़ेगी, तभी ये चीज प्रिपेयर होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट था कि जो जिला है वो कहां है, किस भौगोलिक अवस्थिति में, ये सब। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं किसी भी जिले में वो होता है उसकी ऐतिहासिकता। साथियों, अशोकनगर की ऐतिहासिकता ये है कि एक तुमेन अभिलेख बड़ा प्रसिद्ध है यहां का। तुमेन अभिलेख बड़ा प्रसिद्ध है यहां का। तुमेन अभिलेख के संबंध में 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि ये कहां है, तो अशोकनगर में है, और दूसरा ये कि किस राजा से संबंधित है। साथियों, गुप्त काल का एक राजा था जिसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से संबंधित है ये। और इस अभिलेख में, मतलब तुमेन अभिलेख में, कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई थी। तो कई सारे प्रश्न बनते हैं, तुमेन अभिलेख कहां है, अशोकनगर में है। तुमेन अभिलेख का संबंध किससे है, तो गुप्त वंश के कुमारगुप्त से है। और प्रश्न बनता है कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई, तो तुमेन अभिलेख में दी गई। यह शरदकालीन सूर्य किसे कहा गया, तो कुमारगुप्त को कहा गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त गुप्त वंश के राजा थे। ठीक है, गुप्त वंश में कई राजा हुए, है ना, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे कई राजा हुए। रामगुप्त, कुमारगुप्त, उसके बाद इनका बेटा आया था स्कंदगुप्त, ऐसे कई राजा हुए। भानुगुप्त, विष्णुगुप्त लास्ट में, तो ऐसे कई राजा हुए। कुमारगुप्त के संदर्भ में कहा जाता था कि भाई
गुप्त काल में जो बाहरी आक्रमण हुआ था, मतलब गुप्त काल का जब पतन होने लगा था तो बाहर से अटैक होने लगे थे। तो जो बाहरी आक्रमण हुआ था हूणों का, वो इन्हीं के काल में हुआ था और फेस किया था इनके बेटे मतलब स्कंदगुप्त ने। यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ, तो कुमारगुप्त के काल में हुआ था। क्यों? क्योंकि गुप्त डायनेस्टी कमजोर होने लगी थी। बट उसका सामना किसने किया था? तो इनके बेटे स्कंदगुप्त ने किया था। खैर, और कुमारगुप्त जो है वो शैव धर्म से संबंधित नाम है ना। पूरे गुप्त राजा जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, परंतु उन्होंने अपने बच्चों के नाम भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखे। तो कुमारगुप्त जो नाम है वो भी कार्तिकेय जी का ही नाम है, कुमार। और कुमारगुप्त के बाद जो स्कंदगुप्त आएगा तो स्कंद नाम भी कार्तिकेय जी का है। तो खैर, ये सारे तथ्य हैं गुप्त काल से संबंधित, और ये हैं कुमारगुप्त जिनसे संबंधित है तुमेन अभिलेख, और इन्हें कहा जाता है शरदकालीन सूर्य। इन्हीं के काल में क्या हुआ था? हूण आक्रमण हुआ था। सामना किसने किया था? इनके पुत्र स्कंदगुप्त ने। चलिए, इसके अलावा गठन की यदि हम बात करें साथियों, अशोकनगर जो है वो 15 अगस्त 2003 में गठित हुआ। 15 अगस्त 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बने थे। गुना से अशोकनगर एक बना था, खंडवा से बुरहानपुर बना था, और शहडोल से अनूपपुर बना था। और इस तरह 2003 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो गई थी 48। तो यह भी प्रश्न कई बार बन जाता है कि सन इतने में या वर्ष इतने में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, फिर वर्ष इतने में कितने जिले हो गए। तो एक तरह से यदि हम देखें तो जब गुना से अशोकनगर बना था तो ये जो अशोकनगर था मध्य प्रदेश का 46वां जिला था। फिर 47वां किसे माना गया? बुरहानपुर। और 48वां अनूपपुर। और इस तरह 48 जिले हो गए थे 2003 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल ऐतिहासिकता, 3 जरूरी बिंदु हमने देखे। पहला तुमेन अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित, दूसरा सिरोंज तहसील से संबंधित, और तीसरा हमने देखा गठन से संबंधित। अब देखेंगे भौगोलिक वाला पॉइंट। पर भौगोलिक में भी जो 4 इंपॉर्टेंट बिंदु थे वो हमने नक्शे में ही देख लिए स्टार्टिंग में। कौन कौन से 4 बिंदु? पड़ोसी जिले देख लिए, पड़ोसी राज्य देख लिया उत्तर प्रदेश, पठार देख लिया, बुंदेलखंड में भी आता है और मालवा में भी आता है, संभाग भी देख लिया, ग्वालियर संभाग का पार्ट है। दोस्तों प्रश्न बनते हैं कौन सा जिला किस संभाग में है ना, कौन सी जो इंपॉर्टेंट तहसील है वो किस जिले की तहसील है, इन सब पे प्रश्न बनते हैं। चलिए, अब एक हेडिंग दिख रही है तहसील, मतलब अशोकनगर की जितनी भी तहसील है सबके नाम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। बट मैं फिर दोहरा दूं, हर लेक्चर में बताता हूं, क्या हमें हर जिले की एक एक तहसील का नाम रटते फिरना है? बिल्कुल नहीं। रटते बैठना है? बिल्कुल नहीं। हमें केवल इंपॉर्टेंट तहसीलों पर नजर डाल लेनी है कि अच्छा हाँ, ये वाली तहसील इस जिले के अंतर्गत है। और कौन सी तहसील इंपॉर्टेंट है? यदि किसी तहसील में कोई पर्यटक स्थल है, कोई औद्योगिक केंद्र है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रश्न बन जाता है कि बताइए ये वाली तहसील या ये वाली जगह किस जिले में है ना। तो यहां देखिए जैसे चंदेरी, चंदेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंदेरी दुर्ग की अभी मैंने बात की थी, चंदेरी की साड़ियों की भी मैंने चर्चा की थी। तो चंदेरी जो है वो इसी अशोकनगर में है। ठीक, मुंगावली बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली में है, अशोकनगर। और खुली जेल कॉलोनी होशंगाबाद में है। तो मुंगावली इंपॉर्टेंट है। तो मुंगावली कहाँ है? अशोकनगर, ये पता होना चाहिए। ठीक, नई सराय पता होना चाहिए, बहादुरपुर पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। क्लियर है? क्योंकि यहां कुछ ना कुछ है। ठीक, चलिए भौगोलिक में अगला नदी वाला पॉइंट देखिए। ये वाला पॉइंट भी रिपीट हो रहा है, गुना वाले लेक्चर में बताया था कि जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। तो उन सहायक नदियों में से 2 नदियां कौन कौन सी? बीना और धसान। ये 2 नदियां गुना और अशोकनगर को दाईं ओर से विभाजित करती, दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड से। और जो सिंध है, इसी बेतवा की सहायक नदी, ये बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट साइड से समुद्र विभाजित करती है। समुद्र विभाजित मतलब गुना और अशोकनगर को 2 हिस्सों में बांट देना, या उनकी कहीं ना कहीं एक भौगोलिक सीमा निर्धारित कर देना, ये काम करती हैं नदियां। तो बस ये पता होना चाहिए कि किस नदी की सहायक नदियां गुना और अशोकनगर को समद्विभाजित करती हैं। बेतवा की सहायक नदियां करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? बीना और धसान दाईं तरफ से, और सिंध बाईं तरफ से। ठीक, चलिए परियोजना की बात करें। भाई नदी है यहां पर इतनी सारी, तो कोई ना कोई परियोजना भी होगी। परियोजना मतलब नदी पे कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर देना, बांध बना देना, विद्युत का उत्पादन करना, मत्स्य पालन करवाना, ये सब। तो एक तो है चंदेरी परियोजना और दूसरा राजघाट परियोजना। दोस्तों राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है, स्थान अशोकनगर है, और क्षमता है 45 मेगावाट, पता होना चाहिए।
ये सब जरूरी बिंदु थे भौगोलिक स्थिति से संबंधित। ठीक, अब हम बात करेंगे पर्यटन से संबंधित। साथियों, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चंदेरी दुर्ग अशोकनगर में है। सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदेरी दुर्ग के सारे तथ्य देखेंगे एक एक करके। पहला तथ्य, अशोकनगर में राजघाट बांध के समीप है। ओके, कब बना? 11वीं शताब्दी में बना। किसने बनाया? राजा कीर्तिपाल ने बनाया। बिल्कुल नाम याद करना है, शताब्दी भी याद करनी है। दोस्तों, मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूं कि कुछ पर्यटक स्थल तो ऐसे होते हैं कि बस आपको यह पता होना चाहिए कि कहां पर है, बट कुछ जो जरूरी होते हैं उनमें यह भी पता होना चाहिए कि कहां है, यह भी पता होना चाहिए किसने बनवाया, और यह भी पता होना चाहिए किस शताब्दी में बनवाया। और चौथा और इंपॉर्टेंट यह भी पता होना चाहिए कि ये जो प्लेस है इसके अंतर्गत कौन कौन से खास प्लेस है। वे चारों बिंदु अपन चंदेरी में देखने वाले हैं। देखिए, 11वीं शताब्दी में बनवाया, किसने बनवाया? कीर्तिपाल ने बनवाया। ओके, यहां पर नौखंडा महल इंपॉर्टेंट है, नौखंडा महल, हवा महल, जौहर कुंड, चंदेरी दुर्ग, ये सब है यहां पर। ठीक, इसके अलावा बेतवा नदी के तट पर है, यह भी सही बात है। इसका जो मुख्य द्वार है, इसके मुख्य द्वार पर खूनी दरवाजा विद्यमान है। खूनी दरवाजा कहां है? चंदेरी दुर्ग में है, चंदेरी दुर्ग का मुख्य द्वार। ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। और कारण क्या है, इसे खूनी दरवाजा कहते क्यों है? बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने यहां जोहर कर लिया था। जोहर मतलब आप सभी जानते हैं, अग्नि में कूद के अपनी जान दे देना, अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत को बचाने के क्रम में। ठीक, तो ये सारे जरूरी तथ्य आपको पता होने चाहिए। किसने स्थापित किया? कीर्तिपाल ने। कब किया? 11वीं शताब्दी। किस नदी के तट पर? बेतवा। यहां कौन कौन से प्लेस हैं? नौखंडा महल, हवा महल, जौहर कुंड, ये सब। और इसके दरवाजे को क्या कहा जाता है? खूनी दरवाजा। क्यों? क्योंकि बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया था। ठीक, आनंदपुर क्या है भैया? अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील का एक भाव भक्ति और आध्यात्म का केंद्र है। आध्यात्मिक केंद्र है भैया, आध्यात्मिक स्थल है। ठीक, पता होना चाहिए कहां पर है? ईसागढ़ तहसील में है आनंदपुर। ये चित्र है उसका। प्रमुख व्यक्तित्व, साथियों व्यक्तित्व में मैं बार बार दोहराता हूं कि 2-3 प्रश्न बनते हैं। जो व्यक्ति हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, दूसरा किस विधा से संबंधित है, और तीसरा इन्होंने कौन कौन से काम किए, इंपॉर्टेंट। तो गिरिजा कुमार माथुर जी कहां से संबंधित? अशोकनगर। अच्छा, क्या है ये? लेखक है। कौन सी रचनाएं लिखी? मंजीर, हम होंगे कामयाब एक दिन, और मैं वक्त के सामने। और इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। एक जिला एक उत्पाद, आप सभी जानते हैं कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा किसी जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उसे एक जिला एक उत्पाद की सूची में शामिल किया जाता है। ठीक, ताकि उस जिले के उस उत्पाद की मांग बढ़े, उसकी डिमांड बढ़े, उस जिले की ख्याति बढ़े। ठीक, तो यहां से चंदेरी हैंडलूम या चंदेरी की जो साड़ी है, जैसा मैंने बताया विश्व प्रसिद्ध है, उसे एक जिला एक उत्पाद में अशोकनगर नाम से शामिल किया गया। साथियों, कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं अशोकनगर के। पहला, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन शिविर नाम है उसका, मुंगावली में है, और 1973 में स्थापित हुई। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। केवल ये नहीं देखना है कि खुली जेल कहां है, कब स्थापित हुई? 1973, इंपॉर्टेंट है भैया। दूसरा, नाम क्या है इसका? नवजीवन शिविर। और अभी मैंने एक फैक्ट ऐड किया था कि खुली जेल तो अशोकनगर में है, पर खुली जेल कॉलोनी, कॉलोनी मींस जो कैदी हैं वो अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था होशंगाबाद में है। ठीक, इसके अलावा यहां जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है। मेलों पे हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि कौन सा मेला कहां आयोजित होता है, तो जोगेश्वरी देवी जी का मेला अशोकनगर में लगता है। ये थे कुछ जरूरी तथ्य अशोकनगर से संबंधित। आशा करते हैं हमारा यह प्रयास आपके लिए मददगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।